बात करें कि प्रोकैरियोट्स में जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं ना, उसका सबसे पहला स्टेप हमने देखा था कि कौन सा आता है। सबसे पहला आता है इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। उसके बाद आता है एलोंगेशन एंड देन हमारा आता है टर्मिनेशन। ये हमने अभी पढ़ा था कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हमने देख लिया था, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन रह गया था। तो चलो अब हम इनिशिएशन देखते हैं। देखो प्रोकैरियोट में इनिशिएशन क्या होता है ना, एक हमारे पास हमने एमआरएनए का पूरा स्ट्रक्चर देखा था कि एक 5 प्राइम जो है अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, उसके बाद हमारा यहाँ से स्टार्ट कोडॉन होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट स्टार्ट हो जाती है। देन स्टॉप कोडॉन रहता है, यहाँ पे ये स्टॉप कोडॉन है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड हो जाती है। एंड देन हमारे पास क्या होता है, 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन होता है। तो जो ये 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन होता है ना, यानी कि स्टार्ट कोडॉन से पहले जो रीजन होता है, ये 5 प्राइम यूटीआर रीजन, यहाँ पे एक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं शाइन डेल्गैनो सीक्वेंस। ये हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो शाइन डेल्गैनो सीक्वेंस होती है बैक्टीरिया में, ये होती है AGGU, ये सीक्वेंस होती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। इसी शाइन डेल्गैनो सीक्वेंस पे राइबोसोम आके बाइंड करता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं आता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। शाइन डेल्गैनो सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं। एंड ये जो सीक्वेंस होती है ना, ये वाली सीक्वेंस एकदम कॉम्प्लीमेंट्री होती है किसके, यानी कि हमारे पास एक एंटी शाइन डेल्गैनो सीक्वेंस भी होता है, इस सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है। अब आपको पता है कि राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है प्रोकैरियोट में, 70S होता है ना राइबोसोम, प्रोकैरियोट में 70S होता है ना, 70S 50 और 30S हो जाता है, ठीक है। एक लार्ज सब यूनिट होती है 50S एंड एक होती है स्मॉल सब यूनिट 30S, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो 30S राइबोसोम होता है ना, हमारी जो स्मॉल सब यूनिट होती है, ये क्या होती है ना, इस वाली यूनिट के पास 30S राइबोसोम के पास एक mRNA होता है, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके पास 16S RNA होता है, सॉरी mRNA नहीं, इसके पास 16S RNA होता है। एंड ये जो 16S RNA की जो सीक्वेंस होती है ना 3 प्राइम एंड पे, वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होती है शाइन डेल्गैनो सीक्वेंस के, एंटी शाइन डेल्गैनो सीक्वेंस उसको बोलते हैं, ठीक है। चीज़ हमने देखी थी कि जो राइबोसोम होते हैं उसके पास 3 साइट होती है ना, वो हमने देख चुकी थी कि इस तरीके का जो है राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या होता है, एक उसके पास क्या होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है 30S एंड एक जो है लार्जर सब यूनिट होती है 50S। हम प्रोकैरियोट की बात करें एंड ये दोनों मिलके जो है क्या बना लेते हैं, एक पूरा राइबोसोम बना लेते हैं। एंड ये जो हमारा राइबोसोम होता है ना, इसके पास 3 साइट होती है, एक E साइट होती है, एक P साइट होती है एंड एक A साइट होती है। एंड ये जो 30S सब यूनिट होती है ना, ये जो इसके पास 16S RNA होता है, ब्लैक कलर से जो दिखा है, इसकी जो सीक्वेंस होती है ना, वो बिल्कुल किसके इसके कॉम्प्लीमेंट्री होती है, शाइन डेल्गैनो सीक्वेंस। इसको हम एंटी शाइन डेल्गैनो सीक्वेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया राइबोसोम के बारे में हमको कि 16S RNA की जो 30 सब यूनिट का है, उसकी जो 3 प्राइम एंड वाली सीक्वेंस होती है वो बिल्कुल इसके जैसी होती है एंड उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी शाइन डेल्गैनो सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। अब हमने देखा इनिशिएशन, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये ओवरव्यू क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखो इनिशिएशन में क्या होता है, ये हमने देख लिया कि ये हमारा जो है, यहाँ पे हमारा 5 प्राइम यूटीआर है, 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन पे हमारी क्या होती है, ये होती है हमारे पास शाइन डेल्गैनो सीक्वेंस। एंड ये जो दिखा रखा है ना, ये पूरा हमारे पास जो है राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट आके अटैच हो जाती है। देखो मैं आपको इस वाले पेन से दिखाती हूँ, ये जो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट होती है ना, ये यहाँ पे आके अटैच हो गई है। एंड इस स्मॉल सब यूनिट के अंदर ये इसका 16S RNA होता है, जिसके पास इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है UCC-UCCA, ठीक है। ये एंटी शाइन डेल्गैनो सीक्वेंस होती है। एंड ये पूरा हमारी क्या होती है, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट होती है 30S सब यूनिट, जो यहाँ पे आके अटैच होगी है कौन सी सीक्वेंस पे, शाइन डेल्गैनो सीक्वेंस पे, जो कौन से रीजन में 5 प्राइम UTR पे है। उसके बाद हमारा कोडिंग रीजन स्टार्ट हो जाता है mRNA पे। हमें पता है कि यहाँ से हमारा स्टार्ट कोडॉन होता है, देन यहाँ पे जो है स्टॉप कोडॉन आ जाता है, कोडिंग रीजन खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारा 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन आता है ना, ये mRNA का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। तो इसमें देखो जो 30S सब यूनिट है ना, ये स्टार्ट कोडॉन को भी कवर कर ले रही है, यानी कि स्टार्ट कोडॉन भी इसके अंदर आ जा रहा है ना। अब देखते हैं जो राइबोसोम होता है ना, 30S सब यूनिट जो है वो AUG को भी कवर कर लेती है, जो हमारा इनिशिएशन कोडॉन होता है, यानी कि जो कोडॉन हमारा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करता है, तो ये उसको भी कवर कर लेती है। ये समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, स्मॉलर सब यूनिट होती है।
उसके बाद प्रोकैरियोट्स में एक बात याद रखनी है कि जो इनिशिएशन कोडॉन होता है, वैसे नॉर्मली जो हमें पता है कि AUG जो है वो मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि AUG कोडॉन जो है वो मिथ्योनिन अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो इनिशिएशन वाला AUG होता है ना, जो शुरू में AUG प्रेजेंट होता है, ये कोड करता है एन फॉर्माइल मिथ्योनिन के लिए, सिर्फ मिथ्योनिन के लिए कोड नहीं करता है, किसके लिए कोड करता है, एन फॉर्माइल मिथ्योनिन के लिए, ठीक है। और कभी कभी मोस्टली तो AUG आपको देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में प्रोकैरियोट्स में, एंड कभी कभी जो है हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये GUG एंड UUG भी रेयरली जो है वो प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, इनिशिएशन कोडॉन पे, बट मोस्टली आपको जो है AUG ही देखने को मिलेगा। एंड स्टार्ट वाला जो देखो, इसके बाद जो AUG प्रेजेंट होंगे ना, वो तो मिथ्योनिन के लिए कोड करेंगे, सिर्फ जो शुरू में AUG प्रेजेंट है ना, इनिशिएशन कोडॉन जो होता है वो किसके लिए कोड करता है, एन फॉर्माइल मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा। एंड यहाँ देखो विद इन द कोडिंग रीजन ऑफ mRNA, हाँ AUG, अगर हम कोडिंग रीजन देखें इनिशिएशन के बाद, अगर हम देखें ये सब किसके लिए कोड करते हैं, GUG वैलिन के लिए करता है, UUG ल्यूसीन के लिए करता है, AUG मिथ्योनिन के लिए करता है। सो AUG का हम मोस्टली लेके चलते हैं कि AUG जो है वो मिथ्योनिन के लिए कोड करता है अगर वो कोडिंग रीजन में है तो, लेकिन अगर वो स्टार्ट कोडोन है, शुरू में प्रेजेंट है, तब वो किसके लिए कोड करता है, एन फॉर्माइल मिथ्योनिन के लिए कोड करता है शुरू में, एन फॉर्माइल मिथ्योनिन, जिसको हम FMET से भी याद करते हैं, FMET यानी कि फॉर्माइल मिथ्योनिन, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, हम स्ट्रक्चर डिफरेंस देखते हैं कि एन फॉर्माइल मिथ्योनिन और मिथ्योनिन में क्या डिफरेंस होता है और ये बनता कैसे है एन फॉर्माइल मिथ्योनिन। देखो इसके लिए जो हमारा tRNA होता है ना, हमें पता है कि tRNA की पहले चार्जिंग होती है अमाइनो एसिड से, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होने से पहले, है ना। तो जो इसका tRNA होता है ना, FMET tRNA जिसको हम बोलते हैं, इनिशिएटर tRNA, ये अलग होता है, tRNA इनिशिएटर बोलते हैं इसको, ये FMET का स्पेसिफिक tRNA होता है। tRNA किसके लिए है, ये इनिशिएटर tRNA हम इसको बोलते हैं, FMET के लिए होता है ये, ठीक है। ये जो tRNA होता है ना, ये tRNA किससे चार्ज है, अभी मिथ्योनिन अमाइनो एसिड से चार्ज है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि मिथ्योनिन कैसे अटैच होगा, यहाँ पे एसाइल लिंकेज होती है, ठीक है। तो ये मिथ्योनिन अमाइनो एसिड CCA सीक्वेंस पे tRNA की अटैच्ड है, ये हमारा अभी क्या है, ये इनिशिएटर tRNA है, और ये FMET के लिए होता है इनिशिएटर tRNA, जो किससे चार्ज है, मिथ्योनिन से चार्ज है अभी के लिए सिर्फ, ठीक है। मिथ्योनिन अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसको हम बोलते हैं मिथ्योनिल tRNA ट्रांसफॉर्माइलेज। ये जो एंजाइम होता है ना, मिथ्योनिल tRNA ट्रांसफॉर्माइलेज, ये क्या करता है, फॉर्माइल ग्रुप को ऐड कर देता है, कहाँ पे, इस मिथ्योनिन पे, यानी कि मिथ्योनिन पे हम फॉर्माइल ग्रुप को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, FMET बन जाएगा, फॉर्माइल मिथ्योनिन बन जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा क्या था, मिथ्योनिन ऐड था, और यहाँ पे हमने क्या किया है, मिथ्योनिन के साथ साथ हमने ये फॉर्माइल ग्रुप जो है यहाँ पे अटैच करवा दिया है, फॉर्माइल ग्रुप, ठीक है। और जो फॉर्माइल ग्रुप डोनर होते हैं ना, यहाँ पे फॉर्माइल ग्रुप हम लेते कहाँ से हैं, फॉर्माइल ग्रुप हम लेते हैं N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है, ये फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है, यहाँ से ये होता है फॉर्माइल ग्रुप का डोनर होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी आपको क्या याद करना है कि जो FMET होता है ना, हमारा जो इनिशिएटर, जो हमारा इनिशिएशन कोडॉन होता है, AUG शुरू वाला कोडॉन, वो किसके लिए कोड करता है, फॉर्माइल मिथ्योनिन के लिए। और फॉर्माइल मिथ्योनिन बनता कैसे है, जो हमारा tRNA होता है, इनिशिएटर tRNA, वो पहले मिथ्योनिन को अटैच करता है, अभी हम इनिशिएटर tRNA की बात कर रहे हैं, उस पर मिथ्योनिन अटैच्ड होगा, फिर जो हमारा फॉर्माइल ट्रांसफॉर्माइलेज होता है, tRNA ट्रांसफॉर्माइलेज, ये एंजाइम होता है, ये फॉर्माइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा इस मिथ्योनिन पे, तो हमारा हो गया फॉर्माइल मिथ्योनिन। तो ये हमारा क्या हो गया, इनिशिएटर tRNA FMET से चार्ज हो गया। ये इनिशिएटर tRNA था जिस पे सिर्फ मिथ्योनिन अटैच था, लेकिन फॉर्माइल अटैच होने के बाद हमारा इनिशिएटर tRNA चार्ज हो गया है। तो चार्जिंग को हम ऐसे दिखाते हैं ना, आगे भी FMET लिख देते हैं, ऊपर भी FMET, ये दिखा रहा है कि इनिशिएटर tRNA FMET के लिए, और FMET यहाँ पे लगा दिया तो मतलब ये चार्ज हो गया tRNA, ठीक है। ये समझ में आया। और ये इसको डोनर, इसका डोनर कौन है, जो फॉर्माइल ग्रुप हम यहाँ पे लगा रहे हैं, फॉर्माइल ग्रुप, ये कौन दे रहा है हमको, N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप डोनर याद रखना है अभी के लिए, ठीक है। और ये इनिशिएटिंग जो अमाइनो एसिड होता है, जो स्टार्ट करता है, वो होता है हमारा N फॉर्माइल मिथ्योनिन। ये अमाइनो एसिड जो है अटैच होता है इनिशिएटर tRNA से, ठीक है। और ये कैसे अटैच हो रहा है, कौन सा एंजाइम अटैच कर रहा है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये रहा स्टार्ट कोडॉन, ये किसके लिए कोड करेगा, स्टार्ट कोडॉन के लिए जो tRNA आता है वो इनिशिएटर tRNA होता है, और वो चार्ज किससे होता है, FMET से,
एफ मेट का टीआरएनए होता है इनिशिएटेड टीआरएनए, एंड एफ मेट से ही चार्ज हो जाता है फॉर्माइल मिथ्योनिन से। और जो हमारा इन कोडिंग रीजन में जो हमारा एयूजी होता है ना, वो सिंपल मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, अमाइनो एसिड के लिए। तो हमारा टीआरएनए भी मिथ्योनिन का स्पेसिफिक टीआरएनए होगा, मिथ्योनिन का स्पेसिफिक, एंड मिथ्योनिन से ही चार्ज होगा। इसमें कहीं पे भी फॉर्माइल ग्रुप ऐड नहीं होता है। और ये हमारा होता है एलोंगेटर मिथ्योनिन एक्सेप्टिंग टीआरएनए, वही है कि नॉर्मल टीआरएनए हमारा इसमें होता है। तो समझ में आया कि कैसे जो इनिशिएटेड टीआरएनए होता है एंड जो इनिशिएटेड कोडॉन होता है, इनिशिएशन कोडॉन एयूजी, वो कौन से अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, फॉर्माइल मिथ्योनिन के लिए, एफ मेट के लिए कोड करता है। एंड एफ मेट बनता कैसे वो भी हमने देख रहा है कि मिथ्योनिन पे हम एक फॉर्माइल ग्रुप ऐड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, एंड डोनर कौन होता है फॉर्माइल ग्रुप का, एंड 10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। सो आई होप ये यहाँ तक क्लियर हुआ होगा इनिशिएशन में, ठीक है। देखो इसको आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये हमारे पास टीआरएनए इनिशिएटेड टीआरएनए होता है एफ मेट के लिए स्पेसिफिक। इससे हमारा ये जो होता है ना, ये पूरा हमारा क्या है, मिथ्योनिन अमाइनो एसिड जो है अटैच होता है। ये इनिशिएटेड टीआरएनए होता है, मिथ्योनिन अटैच्ड है। उसके बाद ये एंजाइम आता है मिथ्योनिल टीआरएनए ट्रांसफॉर्माइलेज, एंड जो इसमें ये डोनर होता है फॉर्माइल ग्रुप का वो होता है N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, जो है इसका डोनर है फॉर्माइल ग्रुप का। एंड यहाँ पे हमारा फॉर्माइल ग्रुप ऐड हो जाता है मिथ्योनिन पे, तो ये हमारा हो जाता है N फॉर्माइल मिथ्योनिन। तो हमारा जो है इनिशिएटेड टीआरएनए जो एफ मेट है वो चार्ज हो जाता है किससे, फॉर्माइल मिथ्योनिन से। तो ये हमने देखा एक चीज इनिशिएशन स्टार्ट करने से पहले और क्या क्या होता है। अब देखो हम थोड़ा सा ना डिफरेंस देख लेते हैं कि ऐसा क्या डिफरेंस होता है जो हमारा टीआरएनए होता है मिथ्योनिन के लिए एंड जो हमारा इनिशिएटेड टीआरएनए होता है जो एफ मेट से चार्ज्ड है। ये तो हमने देख लिया कि इसके सीसीए सीक्वेंस पे जो है एफ मेट होता है, इसके सीसीए सीक्वेंस पे मिथ्योनिन होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। एक तो ये डिफरेंस होता ही होता है कि यहाँ पे एफ मेट होगा, तभी तो इसको एफ मेट बोल रहे हैं ना टीआरएनए को। इसमें और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ना वो देखते हैं। एक तो यहाँ पे इसको ये होता है, ये जी एंड सी की ये सीक्वेंसेस, पेयर सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो सीक्वेंसेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो एफ मेट टीआरएनए में ये ट्रिपल जी एंड ये GC सीक्वेंस होती हैं, 3 GC के पेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको पी साइट में एंट्री दिलाते हैं। राइबोसोम की हमने पढ़ी ना 3 साइट होती है, EPA साइट, तो इसको पी साइट में एंट्री दिलाते हैं ये, ठीक है। ये पी साइट में इसको एंट्री दिलाते हैं, ये इसलिए ज़रूरी होते हैं यहाँ पे। दूसरा जो होता है यहाँ पे देखो, ये जो हमारा मिथ्योनिन वाला टीआरएनए यहाँ पे GC होता है 5 प्राइम पे, यहाँ पे 5 प्राइम पे CA होता है, CA, एंड यहाँ पे GC होता है। तो ये जो CA होता है ना एफ मेट की अगर हम बात करें, ये डिटर्मिनेंट होता है फॉर फॉर्माइलेशन ऑफ द इनिशिएटेड टीआरएनए, यानी कि यहाँ से डिटरमाइन हो जाएगा कि इस टीआरएनए पे क्या होगा, फॉर्माइल ग्रुप ऐड होगा, इनिशिएटेड टीआरएनए का फॉर्माइलेशन होगा अगर यहाँ पे CA सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, CA पेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। CA की यहाँ पे सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं CA। तो ये इनिशिएटेड टीआरएनए एंड नॉर्मल जो हमारा मिथ्योनिन का टीआरएनए होता है ना, इनके बीच में ये डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। यानी कि C1 एंड A72 जो होते हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंड यहाँ पे तो GC होता ही है, GC का पेयर होता है। तो ये किसके लिए मतलब ये इनिशिएटेड टीआरएनए की पहचान होती है जो जिसके पे एफ मेट जो है आके ऐड होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इनिशिएटेड टीआरएनए एंड मिथ्योनिन टीआरएनए में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है। देखो राइबोसोम की ये मैं बता चुकी हूँ, इसके पास 3 साइड होती है राइबोसोम के पास, एक E साइड होती है, एक P साइड होती है एंड एक A साइड होती है। सो इनिशिएटेड टीआरएनए जो होता है ना वो इस P साइड पे आके बैठता है, इनिशिएटेड टीआरएनए। तो वो जो हमने सीक्वेंस देखी थी ना, इसमें GC सीक्वेंस थी इनिशिएटेड टीआरएनए में, वो इस P साइड पे एंटर करने के लिए ही होती है राइबोसोम की, ठीक है। ये हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम देख रहे हैं। अब देखो प्रोकैरियोट में इनिशिएशन जो स्टार्ट होती है ना, उसके लिए हमको चाहिए इनिशिएशन फैक्टर चाहिए इनिशिएशन स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास 3 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3 होते हैं। 3 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं प्रोकैरियोट्स में। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट के प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन पढ़ रहे हैं। तो आओ इसको देखते हैं कैसे स्टार्ट होता है। देखो पहले मैं आपको डायग्राम में समझा देती हूँ, उसके बाद रीड करना ईजी रहता है। जैसे ये हमने देखा mRNA हमारा था, 5 प्राइम साइट पे हमारा जो है स्मॉल सब यूनिट आके अटैच हो गया राइबोसोम का, 30S सब यूनिट जो होता है राइबोसोम का वो आके यहाँ पे अटैच हो गया, जिसने जो AUG होता है ना, इसको इनिशिएशन यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हमारी जो है कोडिंग सीक्वेंस स्टार्ट हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन वाला स्टार्ट हो जाता है रीजन, यहाँ से ये कोडॉन प्रेजेंट होते हैं हमारे। ये तो UTR रीजन होता है ना, अनट्रांसलेटेड रीजन होता है जिसको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो ये जो AUG होता है ना, इनिशिएशन कोडॉन, ये इस राइबोसोम की P साइट पे आके बैठता है।
ठीक है। इनिशिएशन कोडॉन की जो पी साइट होती है ना, जो राइबोसोम की पी साइट होती है, इस वाले राइबोसोम की जो पी साइट होती है 30th सब यूनिट पे जो पी साइट है वो एयूजी कोडॉन को कवर करती है, एंड जो दूसरे नेक्स्ट जो 3 कोडॉन्स होते हैं ना वो ए को कवर करते हैं। ठीक है, ए साइट को कवर करते हैं, यानी कि ए साइट पे आते हैं, ए साइट इनको कवर करती है। देन एग्जिट साइट जो है वो यहाँ पे साइड में प्रेजेंट होती है, एंड यहाँ पे इसका एमआरएनए होता है जो ये एंटी शाइन डलगेनो सीक्वेंस जो होती है वो इस सीक्वेंस को कवर कर लेती है, एंटी शाइन डलगेनो सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया कि इस तरीके से अटैच होता है। अब हम इनिशिएशन फैक्टर का रोल देखते हैं। देखो, इनिशिएशन फैक्टर 1 क्या करता है ना, वो ए साइट को ब्लॉक करके रखता है, ए साइट को ब्लॉक करके रखता है। ए साइट को ब्लॉक करने का मतलब होता है, इनिशिएशन फैक्टर 1 का ए साइट को ब्लॉक करने का मतलब होता है कि इसके अंदर जो है नेक्स्ट टीआरएनए ना आए, क्योंकि देखो इस वाली साइट पे क्या आएगा, हमारा इनिशिएटेड टीआरएनए आएगा, इस वाली साइड पे इनिशिएटेड टीआरएनए आएगा, एंड जो ये वाली साइड होगी ए साइड, इस पे फिर दूसरा टीआरएनए आता है ना, इसके लिए जो कोड करेगा, जीजीजी के लिए जो कोड करने वाला टीआरएनए होगा स्पेसिफिक, उसके लिए अमाइनो एसिड के लिए वो आएगा। आया समझ में। लेकिन जो यहाँ पे हमें टीआरएनए वो अभी नहीं चाहिए इनिशिएशन में, तो इसलिए इनिशिएशन फैक्टर 1 ए साइट को ब्लॉक करता है ताकि यहाँ पे कोई अगला टीआरएनए ना आए। इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है 30th राइबोसोम से अटैच होता है स्मॉल सब यूनिट से, ताकि जो लार्जर सब यूनिट है वो अभी यहाँ पे आके बाइंड ना करे। ठीक है, इन दो का रोल समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इनिशिएशन फैक्टर 2 का क्या काम होता है, फिर हम इसको रीड करेंगे। ठीक है, देखो इनिशिएशन फैक्टर 2 का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनिशिएशन फैक्टर 2 जो होता है ना, ये सबसे पहले मिलता है जीटीपी के साथ। हमको इसमें एनर्जी यूज़ करनी है भाई। अगर हमको इनिशिएशन कराना है, इनिशिएशन में हमको देखो, हमने जो टीआरएनए की चार्जिंग करी थी ना, अमाइनो एसिड जो उस पर ऐड करे थे टीआरएनए पे, सबसे पहले जो अमाइनो एसिड ऐड होते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए जो होता है, वहाँ पे भी एटीपी यूज़ हुआ था, वहाँ भी हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, एटीपी वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एएमपी के लिए, अब वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। तो इनिशिएशन फैक्टर 2 का काम क्या होता है ना, देखो ये पहले जीटीपी के साथ मिल जाएगा, जीटीपी के फॉर्म में एनर्जी आती है यहाँ पे, ये बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इनिशिएशन फैक्टर 2 जो होगा ना, ये किसके साथ मिल गया है, जीटीपी के साथ मिल गया। ठीक है, जीटीपी को मैं ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ, तो ये जीटीपी के साथ मिल गया इनिशिएशन फैक्टर 2। उसके बाद हमारा जो एफ मेट टीआरएनए होता है ना, यानी कि जो हमने भी टीआरएनए कंप्लीट किया है, इनिशिएटेड टीआरएनए जो होता है हमारा, जो एफ मेट से चार्ज है, 4 मिथियोनिन से चार्ज्ड है, वो क्या करता है, वो भी इनके साथ बाइंड हो जाएगा, तो ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो टर्नरी कॉम्प्लेक्स में हमारा क्या क्या आ गया, इनिशिएशन फैक्टर 2 आ गया। इनिशिएशन फैक्टर 2 जीटीपी के साथ बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया था, एंड ये किसके साथ अटैच हो गया, जीटीपी के साथ साथ एफ मेट टीआरएनए के साथ भी अटैच हो गया। तो ये पूरा जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स होता है ना, इनिशिएशन फैक्टर 2, जीटीपी और एफ मेट टीआरएनए जो होता है हमारा, एफ मेट से चार्ज टीआरएनए, ये पूरा टर्नरी कॉम्प्लेक्स आता है पी साइट पे आया, क्योंकि एफ मेट टीआरएनए पे हमने देखा था ना, जीसी साइट प्रेजेंट थी पी साइट पे एंटर करने के लिए, तो ये कॉम्प्लेक्स इस पी साइट पे आता है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, इस एमआरएनए पे हमारी जो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट 30th सब यूनिट आई, एंटी शाइन डलगेनो सीक्वेंस यहाँ पे बनेगा, जो उसके पास 16s RNA था, उसके एंटी शाइन डलगेनो सीक्वेंस इसके साथ बना। उसके बाद हमें पता है कि राइबोसोम पे 3 साइट होती है, ई पी ए साइट। पी साइट जो होती है वो एयूजी को कवर कर लेगी, इनिशिएशन कोडॉन को, नेक्स्ट जो कोडॉन होगा उसको ए साइट कवर कर लेगी, और एग्जिट साइट यहाँ प्रेजेंट होती है। उसके बाद इनिशिएशन फैक्टर 1 आता है जो कि ए साइट को कवर करता है ताकि यहाँ पे कोई टीआरएनए ना आए, इस जीजीजी पे कोई टीआरएनए ना आए। दूसरा इनिशिएशन फैक्टर 3 इस वाली सब यूनिट पे अटैच होता है ताकि कोई लार्ज सब यूनिट ना आए, अभी हमको लार्ज सब यूनिट नहीं चाहिए। उसके बाद ये जो इनिशिएशन फैक्टर 2 होता है, ये जीटीपी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, प्लस फिर जो हमारा इनिशिएटेड टीआरएनए हमने अपना बनाया है, इनिशिएटेड टीआरएनए जिसमें 4 मिथियोनिन अभी हमने पढ़ा कि कैसे हमने ऐड किया, ये पूरा टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है, पहले बाइनरी फिर टर्नरी, एंड ये पूरा टर्नरी कॉम्प्लेक्स इस एयूजी पे आ जाता है, पी साइट पे आ जाता है। ठीक है, आया समझ में, बहुत इजी था। उसके बाद ये जो जीटीपी से अटैच है ना टर्नरी कॉम्प्लेक्स में, जो ये जीटीपी है, क्योंकि ये हमारा एफमेट आ गया, देखो एफमेट इस पे बाइंड कर दिया एयूजी पे। उसके बाद जो ये हमारा इनिशिएशन फैक्टर 2 के साथ जीटीपी अटैच है ना, ये जीटीपी क्या होगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ये जीटीपी जैसे ही टूटेगा, जैसे इस जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा इस जीटीपी का, यहाँ से सारे इनिशिएशन फैक्टर हट जाएंगे। इनिशिएशन फैक्टर 2 भी हट गया, इनिशिएशन फैक्टर 1 भी हट गया, एंड इनिशिएशन फैक्टर यहाँ पे जो 3 होता है ना वो भी हट जाता है, इनिशिएशन फैक्टर 3 भी रिलीज हो गया, सारे इनिशिएशन फैक्टर रिलीज हो जाएंगे। अब जैसे इनिशिएशन फैक्टर रिलीज होंगे, राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट है वो भी आके बाइंड हो गई है ना, क्योंकि यहाँ इनिशिएशन फैक्टर 3 तो रोके हुए थे ना लार्ज सब यूनिट को। जब सारे इनिशिएशन फैक्टर हट जाएंगे तो ये कंप्लीट
कंप्लीट राइबोसोम आ जाएगा, 50th सब यूनिट भी आ गया इसकी, 30th सब यूनिट तो थी अटैच, एंड ये हमारा एफमेट टीआरएनए भी आ गया पी साइड पे, एंड इस तरीके से हमारा कंप्लीट राइबोसोम जो है आके अटैच हो गया। ऐसे इनिशिएशन स्टार्ट होती है, तो कंप्लीट राइबोसोम आके इस पे अटैच हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये था इनिशिएशन वाला पार्ट कि कैसे इनिशिएशन फैक्टर जो है वो इनिशिएट कराते हैं। देखो जैसे अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारी जो है एमआरएनए है, ग्रीन कलर से आप देख सकते हो। एमआरएनए पे के ऊपर जो है कोडॉन स्टार्ट हो गया, यहाँ से हमारे जो है कोडिंग रीजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये होता है इनिशिएशन कोडॉन AUG, ये एक, क्योंकि कोडॉन को हम ट्रिपलेट्स में पढ़ते हैं ना, तो ये एक कोडॉन हो गया AUG, देन GGG हमारा 3 कोडॉन, दूसरा कोडॉन हो गया GGG, एंड CCC जो है हमारा तीसरा कोडॉन हो गया। सो एक कोडॉन, दूसरा कोडॉन एंड तीसरा कोडॉन। ठीक है, ऐसे हम इसको देखते हैं। ये हमारा एमआरएनए हो गया, इसके ऊपर क्या है, शाइन डलगैनो सीक्वेंस है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है ना, राइबोसोम की जो है ना स्मॉल सब यूनिट आती है। सपोज करो ये राइबोसोम है, राइबोसोम की जो है स्मॉल सब यूनिट आके जो है बाइंड करती है। ये जो स्मॉल सब यूनिट होती है ना, इसके पास 3 साइट होती है। ठीक है, अब याद रखो राइबोसोम की जो स्मॉल सब यूनिट है ना, हमें पता है राइबोसोम के पास 3 साइट होती है। एक इसके पास होती है E साइट, एक इसके पास होती है P साइट, एंड एक इसके पास होती है A साइट। ठीक है, सो जो P साइट होती है ना, वो जो इनिशिएशन कोडॉन होता है इसको कवर कर लेती है, AUG इनिशिएशन कोडॉन को कवर कर लेती है, एंड A साइट के पास जो नेक्स्ट कोडॉन होता है ना वो आ जाता है, A साइट उसको कवर कर लेती है। एग्जिट साइट प्रेजेंट होती है यहाँ पे, एंड देन जो हमारी स्मॉल सब यूनिट होती है ना 30th सब यूनिट, इसके पास यहाँ पे क्या होता है, ये sRNA की सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, एंड ये RNA की सीक्वेंस जो है एंटी शाइन डलगैनो होती है, यानी कि शाइन डलगैनो सीक्वेंस की क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, एकदम एंटी शाइन डलगैनो। तो ये RNA जो होगा 16S RNA होता है ना 30th सब यूनिट में, ये इसके साथ बाइंड करेगा एंटी शाइन डलगैनो। E साइट होती है, देन P साइट होती है जो AUG को कवर करेगी, AUG कोडॉन जो हमारा इनिशिएशन कोडॉन होता है, एंड देन हमारा ये क्या होता है, यहाँ पे A साइट को कवर करेगी। अब देखो इनिशिएशन फैक्टर, जो 3 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, एक इनिशिएशन फैक्टर जो है यहाँ पे बाइंड हो जाता है, जो होता है हमारा इनिशिएशन फैक्टर 3। इनिशिएशन फैक्टर 3 सपोज करो यहाँ बाइंड हो गया है, ये क्या करेगा, लार्ज सब यूनिट नहीं आ पाएगी, लार्ज सब यूनिट को आने से रोकेगा कि जो लार्ज सब यूनिट है वो अभी नहीं आई। फर्स्ट फैक्टर कहाँ लगता है, इनिशिएशन फैक्टर, ये जो यहाँ पे हम 1 की बात कर रहे हैं ना, ये है हमारा इनिशिएशन फैक्टर 1। इनिशिएशन फैक्टर 1 जो है वो A साइट पे आके बाइंड होता है, इस A साइट पे, ताकि यहाँ पे जो है फर्दर और टीआरएनए ना आए। ठीक है, तो इसका काम ये होता है। अब देखो जो इनिशिएशन फैक्टर 2 होता है वो क्या करता है, सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएशन फैक्टर 2 और GTP एक बाइनरी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, हमारे पास आता है इनिशिएटेड टीआरएनए आता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है इनिशिएटेड टीआरएनए। इनिशिएटेड टीआरएनए के साथ जो है ये बाइंड हो जाते हैं कौन, इनिशिएशन फैक्टर 2 और GTP, और ये पूरा हमारा क्या बन जाता है, ऐसे टर्शियरी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सो हमारे पास क्या हो गया, ये टीआरएनए हो गया है जो हमारा इनिशिएटेड टीआरएनए होता है, जो हमने अभी पढ़ा है AUG इनिशिएटेड टीआरएनए जो होता है ना, उसके हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे कि इनिशिएटेड टीआरएनए में क्या क्या होता है। जो अमाइनो एसिड इसमें होता है वो एफमेट होता है, अमाइनो एसिड है ना, और यहाँ पे हमारा इनिशिएशन फैक्टर 2 होता है, यहाँ पे हमारा GTP। तो ये टर्शियरी कॉम्प्लेक्स जो ये होता है ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स आएगा, एंड ये कॉम्प्लेक्स कहाँ के बाइंड कर जाएगा, AUG पे। और ये जो हमारा टीआरएनए होता है, देखो इसमें आप देखो, ये जो टीआरएनए है ना, टीआरएनए का ये वाला कौन सा एंड हो गया, 3 प्राइम एंड हो गया। ठीक है, एंड ये वाला कौन सा एंड होता है, ये इसका 5 प्राइम एंड होता है, 3 प्राइम एंड होता है यहाँ पे, 5 प्राइम एंड होता है यहाँ पे, एंड इसलिए 3 प्राइम एंड से स्टार्ट होता है। और ये यहाँ पे इसका एंटी कोडॉन लूप होता है टीआरएनए का। सो एंटी कोडॉन लूप कोडॉन के साथ जो है पेयरिंग करता है, क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा इनिशिएटेड टीआरएनए होता है, ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स में आता है। ये किसके साथ बाइंड हुआ है, इनिशिएशन फैक्टर 2 और GTP के साथ बाइंड हुआ है। ठीक है, और ये जो पूरा हमारा टर्शियरी कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये आता है। अब ये समझ में आया कि कैसे हुआ, इनिशिएशन फैक्टर कौन क्या काम कर रहा है। अब देखो जैसे ही इस GTP का हाइड्रोलाइज होता है ना, जैसे ये GTP यहाँ से हाइड्रोलाइज होगा, मान लो ये GTP हाइड्रोलाइज हो गया है, ये क्या करता है ना, GTP हाइड्रोलाइज के बाद सारे इनिशिएशन फैक्टर हट जाते हैं। यहाँ से इनिशिएशन फैक्टर 2 हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से जो है इनिशिएशन फैक्टर 3 हट जाता है, एंड यहाँ से हमारा क्या हट जाता है, इनिशिएशन फैक्टर 1 भी हट जाता है, इनिशिएशन फैक्टर 1 हट जाता है। सारे इनिशिएशन फैक्टर हटते ही अब जो है राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट आके यहाँ पे बाइंड कर जाती है, ये आ जाती है यहाँ पे राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट, एंड ये पूरा ऐसे जो है पैक हो जाता है राइबोसोम के अंदर। ठीक है,
तो ये इस तरीके से हमारी राइबोसोम की जो है लार्ज सब यूनिट आके बाइंड हो गई है। देखा, इनिशिएशन फैक्टर हटते ही ये जो राइबोसोम की यूनिट है ये पूरी बाइंड हो जाती है इस तरीके से। अब ये जो टीआरएनए होता है उसके बाद यहाँ पे ये जो टीआरएनए पी साइड पे हमारा इनिशिएटेड टीआरएनए होता है एंड इसके पास जो अमाइनो एसिड लगा हुआ है 3 प्राइम एंड पे, वो कौन सा अमाइनो एसिड होता है हमारा, लेट मी शो इट विद डिफरेंट कलर। यहाँ पे हमारे पास एफ मेट होता है, ठीक है, एफ मेट वाला यहाँ पे हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं 3 प्राइम एंड पे। ये समझ में आया, ये इनिशिएटेड टीआरएनए लगा हुआ है, राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट भी आके बाइंड हो गई है। अब हमारा इनिशिएशन जो है कंप्लीट हो गया। इनिशिएशन में सिर्फ यही स्टेप हम पढ़ते हैं।